क्वेश्चन को डिसाइड करेगी। तो इसको बार टू फर्दर सूट कहते हैं। नेचर के सूट्स होंगे, उन तमाम सूट्स को ट्राई करने की जो रिस्ट्रिक्शन होगी सिविल कोर्ट के पास। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ हदीजा वलायत एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल एग्जाम्स। आज से हम लोग लॉ गेट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका ये फर्स्ट लेक्चर है। इसमें हम लोग सीपीसी के सेक्शन 1 से लेके 15 तक कवर करेंगे और इन सेक्शंस को आप लोगों को ज़रूरत नहीं है कि रट्टा लगाएं और याद करें, बल्कि इन सेक्शंस के मैंने की पॉइंट्स निकाल के तो ये लेक्चर तैयार किया है। और अगर आप लोग सिर्फ ये लेक्चर सुन के अपना कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे तो आपका लॉ गेट जो है वो फेल नहीं होगा। एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ, सीपीसी की जो डेफिनेशंस हैं उनमें से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो डेफिनेशन है वो डिक्री की है। और डिक्री की डेफिनेशन को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी डिक्री की डेफिनेशन पे एक डिटेल लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, जिसमें डिक्री को डिफ़ाइन किया गया है। उसके बाद डिक्री की टाइप्स को और कौन कौन सी चीज़ें डिक्री में इंक्लूड नहीं है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने डिटेल से डिस्कस की हैं। तो अगर आप लोगों ने वो लेक्चर देखना है तो आप सीपीसी की प्लेलिस्ट में जाके उस लेक्चर को देख सकते हैं। तो चलिए ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 1 को स्टार्ट करने से पहले जो लॉ गेट का सिलेबस है सीपीसी का, उसको देख लेते हैं। अब सीपीसी के चंद इम्पॉर्टेंट सेक्शंस और आर्डर्स ही इंक्लूड किए गए हैं लॉ गेट के सिलेबस में, इसमें प्रियम्बल से लेके सेक्शन 12 तक, उसके बाद 15 से लेके सेक्शन 20 तक और आगे कुछ सेक्शंस जो इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं वो इंक्लूड हैं। उसके बाद जो आर्डर 1 है सीपीसी का, उसके बाद आर्डर 6 से लेके आर्डर 9 तक, उसके बाद आर्डर 39, उसके बाद 41 और 43, ये चंद आर्डर्स जो हैं वो ऐड किए गए हैं लॉ गेट के सिलेबस में। तो जो सेक्शन 1 का क्लास 1 है उसमें सीपीसी का नाम दिया गया है कि सीपीसी को कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 कहेंगे। उसके बाद क्लास 2 में इसकी इन्फोर्समेंट डेट दी गई है जो कि 1 डे ऑफ जनवरी 1909 है। उसके बाद क्लास 3 में कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी सिविल कोर्ट्स हैं उन तमाम सिविल कोर्ट्स के ऊपर ये सीपीसी जो है वो एप्लीकेबल होगी। अब अगर आप सीपीसी का प्रियम्बल देखें तो वहाँ पे भी एक डेट दी गई है 21 मार्च 1908। तो ये डेट जो है वो इस डेट को सीपीसी पास हुई थी। तो आप लोगों ने इस डेट को और जो इन्फोर्समेंट की डेट है इसको अच्छे से याद रखना है और इन दोनों डेट्स को मिक्स नहीं करना। उसके बाद जो अगली डेफिनेशन है वो डिक्री होल्डर की है। डिक्री होल्डर वो पर्सन होता है जिसकी फेवर में कोई डिक्री पास की जाती है या फिर कोई ऐसा आर्डर पास किया जाता है जिसकी एग्जीक्यूशन हो सकती हो, तो उसको डिक्री होल्डर कहते हैं। उसके बाद आगे फॉरेन कोर्ट की डेफिनेशन आ जाती है। फॉरेन कोर्ट वो कोर्ट होती है जो पाकिस्तान की लिमिट्स के बाहर होती है और ऐसी कोर्ट जिसकी पाकिस्तान के अंदर कोई अथॉरिटी नहीं होती और जो पाकिस्तान की फ़ेडरल गवर्नमेंट है ना ही वो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से इस्टेब्लिश्ड होती है वो कोर्ट और ना ही कंटिन्यूड होती है। तो ऐसी कोई भी कोर्ट जो पाकिस्तान की जो लिमिट्स हैं उनके बाहर आ रही है तो उसको फॉरेन कोर्ट कहेंगे। उसके बाद आगे फॉरेन जजमेंट आ जाती है। जो फॉरेन कोर्ट की जजमेंट होगी उसको फॉरेन जजमेंट कहेंगे। के बाद आगे गवर्नमेंट प्लीडर की डेफिनेशन आ जाती है। गवर्नमेंट प्लीडर ऐसा ऑफिसर होता है जिसको प्रोविंशनल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। वो तमाम फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करने के लिए जो फंक्शंस सीपीसी में इम्पोज किए गए हैं एक गवर्नमेंट प्लीडर पे। उसके बाद कोई भी ऐसा प्लीडर जो कि गवर्नमेंट प्लीडर की डायरेक्शंस के अंडर जो है वो एक्ट कर रहा है उसको भी गवर्नमेंट प्लीडर कहेंगे। के बाद आगे जज की डेफिनेशन आ जाती है। जज मींस जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है सिविल कोर्ट का, उसको जज कहते हैं। उसके बाद आगे जजमेंट की डेफिनेशन आ जाती है। किसी भी डिक्री या आर्डर में जो जज की स्टेटमेंट होती है कि जज जिन ग्राउंड्स पे वो डिक्री पास कर रहा होता है या आर्डर पास कर रहा होता है उस स्टेटमेंट को जजमेंट कहते हैं। जजमेंट में सारी डिटेल्स लिखी होती है। पहले प्रिसाइज फॉर्म में प्लेंटिफ के केस को थोड़ा सा लिखा होता है, प्लेंटिफ का सॉरी जो स्टांस होता है वो लिखा होता है, फिर डिफेंडेंट का। उसके बाद जो इश्यूज़ फ्रेम करती है कोर्ट वो इश्यूज़ लिखे होते हैं। उसके बाद उन इश्यूज़ पे हर एक इशू पे जो एविडेंस आती है वो एविडेंस लिखी होती है और फिर जो जज है वो ग्राउंड्स लिखता है जिन ग्राउंड्स की बेस पे वो डिक्री
पास कर रहा है या वो फिर आर्डर पास कर रहा है। तो इस सारी स्टेटमेंट को जजमेंट कहते हैं। उसके बाद आगे जजमेंट डेटर की डेफिनेशन आ जाती है। जजमेंट डेटर वो पर्सन होता है जिसके अगेंस्ट एक डिक्री पास की जाती है या फिर कोई भी ऐसा आर्डर पास किया जाता है जिसकी एग्जीक्यूशन हो सकती हो, उसको जजमेंट डेटर कहते हैं। उसके बाद आगे लीगल रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन आ जाती है। इसमें 3 तरह के लोग आ जाते हैं जिनको लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहेंगे। सबसे पहले वो पर्सन्स आ जाती हैं जो कि डिजीज़्ड पर्सन की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रही हों। बाद दूसरे नंबर पे वो पर्सन्स आ जाते हैं जो बाय लॉ जिनके पास अथॉरिटी हो कि वो डिजीज़्ड पर्सन की प्रॉपर्टी को मैनेज कर रहे हों। उसके बाद तीसरे नंबर पे वो पर्सन्स आ जाती हैं जब पार्टी की डेथ हो जाती है तो उसकी डेथ के बाद प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफ़र होके जिन पर्सन्स के पास आती है उन पर्सन्स को भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहेंगे। मेंस प्रॉफिट की डेफिनेशन आ जाती है। मेंस प्रॉफिट की डेफिनेशन बहुत इजी है, आप लोगों ने इसकी जो वर्डिंग है डेफिनेशन की उसको याद नहीं करना, रट्टा नहीं लगाना, आप सिर्फ कंसेप्ट जो है वो क्लियर कर लें। अब मेंस प्रॉफिट ऐसा प्रॉफिट होता है जो एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी पे नाजायज़ कब्ज़ा करके उसकी प्रॉपर्टी में से जो प्रॉफिट रिसीव करता है उसको मेंस प्रॉफिट कहते हैं। इजी वर्ड्स में अगर इसको देखें तो जब एक पर्सन रॉन्गफुल पोजेशन से कोई प्रॉफिट जो है वो गेन करता है तो उसको मेंस प्रॉफिट कहते हैं। इसकी डेफिनेशन में जो लास्ट लाइन है उसमें कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा प्रॉफिट है जो अगर एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा करता है, उसकी रॉन्गफुल पोजेशन है, लेकिन उस प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी पे उसने कब्ज़ा किया हुआ है उस प्रॉपर्टी पे अगर कोई इम्प्रूवमेंट्स करता है वो पर्सन और फिर उसमें से कोई प्रॉफिट लेता है तो वो मेंस प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं होगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाद आगे मूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी है, जो ग्रोइंग क्रॉप्स हैं वो मूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड्स हैं। उसके बाद आगे आर्डर की डेफिनेशन आ जाती है। आर्डर मींस जो सिविल कोर्ट है, सिविल कोर्ट का ऐसा डिसीजन जो कि डिक्री ना हो उसको आर्डर कहेंगे। अब अगर आप लोगों ने डिक्री, आर्डर और जजमेंट के बीच में जो डिफरेंस है उसको समझना है तो उस पे मैं ऑलरेडी एक सेपरेट लेक्चर रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, वो भी आप लोग सीपीसी की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बाद आगे प्लीडर की डेफिनेशन आ जाती है। प्लीडर ऐसा पर्सन होता है जो किसी दूसरे पर्सन के लिए कोर्ट में अपीयर होता है और प्लीड करता है कोर्ट में। फॉर एग्ज़ाम्पल एडवोकेट, उसके बाद वकील या हाई कोर्ट का जो अटार्नी है, ये सारे क्या हैं, ये प्लीडर है। उसके बाद लास्ट पे प्रिस्क्राइब्ड की डेफिनेशन आ जाती है। प्रिस्क्राइब्ड मींस प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स, जो रूल्स में बता दिया गया है। उसके बाद सेक्शन 3 जो कि सब ऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट से डील करता है। इसमें सिंपल सी चीज़ है, जो सिविल कोर्ट्स होती हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के सबऑर्डिनेट होती हैं। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है वो हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट होती है। यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि जो सिविल कोर्ट्स होती हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के सबऑर्डिनेट होती हैं, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है वो सिर्फ हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट होती है। के बाद जो अगला सेक्शन है सेक्शन 4, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसको सेविंग क्लास कहते हैं। अब इसमें जो क्लास 1 है इसमें कह रहे हैं कि जो सीपीसी है वो किसी भी स्पेशल लॉ या फिर लोकल लॉ को ना ही लिमिटाइज़ करेगी और ना ही अफेक्ट करेगी। अब इसका क्या मतलब है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो सीपीसी है वो एक जनरल लॉ है, लेकिन जो अगर कोई चीज़ जनरल लॉ में भी दी गई है और स्पेशल लॉ में भी दी गई है और इन दोनों लॉज में अगर कंट्राडिक्शन आ जाता है तो कंट्राडिक्शन की सूरत में हमेशा जो स्पेशल लॉ है वो प्रिवेल करता है। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि जो सीपीसी है वो किसी भी लोकल या फिर स्पेशल लॉ को जो है वो अफेक्ट नहीं करेगी। उसके बाद जो इसका क्लास 2 है उसमें कह रहे हैं कि अगर कोई भी लैंड लॉर्ड है या फिर कोई लैंड होल्डर है और उसके पास कोई रेमेडी है किसी भी अदर लॉ में एग्रीकल्चरल लैंड के रेंट को रिकवर करने से रिलेटेड, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सीपीसी लैंड लॉर्ड या लैंड ओनर के पास ये जो रेमेडी है ऐसी किसी भी रेमेडी को अफेक्ट नहीं करेगी। उसके बाद जो अगला सेक्शन है सेक्शन 6 पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन,
इसका मतलब है कि कोर्ट कितनी मालियत का सूट जो है वो सुनने की पार रखती है। इसको पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन कहते हैं। अब जो इसका क्लास ए है, इसमें कह रहे हैं कि अगर जो अमाउंट है या वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट है कि जो हम लोग सूट फाइल कर रहे हैं उसकी मालियत अगर 50 मिलियन से कम है तो फिर हम लोग जो सूट फाइल करेंगे वो सिविल कोर्ट में फ़ाइल करेंगे। उसके बाद अगर जो अमाउंट है या फिर जो वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट है वो अगर 50 मिलियन से ज़्यादा है तो फिर इस सूरत में हम लोग जो सूट फाइल करेंगे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करेंगे। अब जो सिविल कोर्ट है उसकी आगे मज़ीद 3 क्लासेस होती हैं, जिसमें सिविल जज फर्स्ट क्लास, सिविल जज सेकंड क्लास और सिविल जज थर्ड क्लास आ जाता है। जो सिविल जज फर्स्ट क्लास है उसकी जो पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है वो अनलिमिटेड है। उसके बाद जो सेकंड क्लास सिविल जज है उसकी पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन 5 मिलियन है और जो थर्ड क्लास है उसकी पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन जो है वो 1 मिलियन है। अब सेक्शन 9 वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ सीपीसी, इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है कि सिविल कोर्ट किस तरह के सूट्स को ट्राई करने की जुरिस्डिक्शन रखती है या किस तरह के सूट्स को ट्राई करने की पावर रखती है। तो इसका आंसर है कि जितने भी सिविल नेचर के सूट्स होंगे उन तमाम सूट्स को ट्राई करने की जुरिस्डिक्शन होगी सिविल कोर्ट के पास, अनलेस अगर कोई सूट एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बार्ड बाय लॉ है तो उस सूट को छोड़ के बाकी जितने भी सूट्स होंगे सिविल नेचर के उनको सुनने की, उनको ट्राई करने की जुरिस्डिक्शन जो है वो सिविल कोर्ट के पास है। एक्सप्रेसली बार्ड बाय लॉ का क्या मतलब है? जहाँ पे लॉ में एक्सप्रेसली तौर पे बता दिया जाता है कि सिविल कोर्ट के पास कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो इस टाइप के केसेस को ट्राई करे, तो वहाँ पे हम लोग कहेंगे कि जो सिविल कोर्ट है उसको एक्सप्रेसली तौर पे बार कर दिया गया है कि वो सर्टन टाइप के सूट्स को जो है वो इंटरटेन नहीं कर सकती, उसके पास कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है उनको ट्राई करने की। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल जो मैटर्स लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंडर आते हैं उनको ट्राई करने की जो जुरिस्डिक्शन है वो रेवेन्यू कोर्ट्स के पास है। इसी तरह जो फैमिली केसेस हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मेंटेनेंस का केस हो गया या बच्चे की कस्टडी का हो गया या सामान जहेज़ का हो गया, तो जितने भी फैमिली केसेस होती हैं उनको ट्राई करने की जो पावर है वो जो जुरिस्डिक्शन है वो फैमिली कोर्ट्स के पास है। तो यहाँ पे सिविल कोर्ट को एक्सप्रेसली तौर पे बार कर दिया गया है कि जो सिविल कोर्ट है वो ना ही रेवेन्यू मैटर्स को सुन सकती है और ना ही जो फैमिली केसेस हैं उनको सुन सकती है। अब आगे इम्प्लाइडली बार्ड बाय लॉ का क्या मतलब है? जहाँ पे वाज़िया तौर पे सिविल कोर्ट को नहीं रोका जाता, किसी लॉ में एक्सप्रेसली तौर पे नहीं लिखा जाता कि सिविल कोर्ट इस टाइप के केसेस को नहीं सुन सकती, बल्कि जो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ हैं वो सिविल कोर्ट पे बार लगा देते हैं कि वो कुछ स्पेसिफिक टाइप के केसेस को नहीं ट्राई कर सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई पॉलिटिकल डिस्प्यूट है तो वहाँ पे जो सिविल कोर्ट है उसके पास कोई पावर नहीं है कि वो उस मैटर को ट्राई करे। यहाँ पे इम्प्लाइडली तौर पे जो सिविल कोर्ट है उस पे बार लगा दी गई है कि वो इस नेचर के सूट्स को जो है वो ट्राई नहीं कर सकती। अब कुछ ऐसे मैटर्स देखते हैं जो कि सिविल नेचर के नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसा मैटर है जो कि प्योरली सोशल मैटर है, तो उसको हम लोग सिविल नेचर का मैटर नहीं कहेंगे, उसको ट्राई करने की जो पावर है वो सिविल कोर्ट के पास नहीं है। उसके बाद अगर कोई कास्ट सिस्टम से रिलेटेड कोई मैटर है या फिर रिलीजियस साइट और सेरेमनी से रिलेटेड कोई मैटर है तो वो भी सिविल नेचर का मैटर नहीं है, उसको भी सिविल कोर्ट ट्राई नहीं कर सकती। अब सेक्शन 10, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 9, सेक्शन 10, उसके बाद 11 और 12, ये जो 4 सेक्शंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, इनको आप लोगों ने किसी भी सूरत स्किप नहीं करना। सेक्शन 10 जो है वो डील करता है स्टे ऑफ सूट से, इसको हम लोग रेस्ट ऑफ जुडिस भी कहते हैं। अब ये जो टर्म है ये लैटिन टर्म है और रेस्ट ऑफ जुडिस का मीनिंग है मैटर पेंडिंग बिफोर अ कॉम्पिटेंट कोर्ट। सेक्शन 10 में कह रहे हैं कि अगर एक पार्टी है वो एक सिविल कोर्ट में जो कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन रखती है उस कोर्ट में एक सूट फाइल करती है पार्टी, और वो केस अभी कोर्ट में पेंडिंग है, अभी केस चल रहा है और उसी सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड उसी सेम कॉज ऑफ एक्शन पे उसी सेम डिफेंडेंट के अगेंस्ट सेम टाइटल के अंडर अगर जो प्लेंटिफ है वो दोबारा से एक फ्रेश सूट फाइल कर देता है, तो जो बाद में सूट फाइल किया जाएगा उस सूट की जो प्रोसीडिंग्स होंगी वो कोर्ट स्टे कर देगी, और जो बाद में सूट फाइल किया जाएगा उसको हम लोग सब्सिक्वेंट सूट कहते हैं।
तो यहाँ पे स्टे ऑफ सूट का मतलब ही ये है कि जब एक जो सूट है वो पेंडिंग होता है कोर्ट में बिफोर द कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन, और उसी सेम कॉज ऑफ एक्शन पे सेम डिफेंडेंट के अगेंस्ट सेम टाइटल के अंडर हम लोग अगर फ्रेश सूट फाइल करते हैं तो जो फ्रेश सूट होता है, जो सब्सिक्वेंट सूट होता है, उसकी जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो स्टे कर दी जाती हैं। तो ये रेस्ट सब जुडिस इसको कहते हैं। अब अगला सेक्शन 11 जो कि रेस जुडिकाटा से डील करता है। अब रेस जुडिकाटा का मतलब है मैटर ऑलरेडी डिसाइडेड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन। तो जहाँ पे कोई मैटर जो है वो ऑलरेडी कोर्ट ने डिसाइड कर दिया होता है, तो उस मैटर को दोबारा से अगर हम लोग कोर्ट में लेके जाते हैं तो वहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा लग जाता है। अब रेस जुडिकाटा की दो टाइप्स हैं, एक एक्चुअल रेस जुडिकाटा और दूसरा कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। एक्चुअल रेस जुडिकाटा क्या होता है, जब आप एक मैटर जो है वो कोर्ट में फ़ाइल करते हैं, एक सूट फाइल करते हैं जो कि कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन है, और वो कोर्ट उस मैटर को डिसाइड कर देती है, तो फिर बाद में आप उसी मैटर पे उसी सेम डिफेंडेंट के अगेंस्ट सेम टाइटल के अंडर जो है वो अगर सूट फाइल करते हैं तो उसको हम लोग एक्चुअल रेस जुडिकाटा कहेंगे। अब जो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा है, इसमें क्या होता है कि जब आप कोई सूट फाइल करते हैं तो उस टाइम पे अगर कोई ऐसा इशू था जिसको रेज़ करना ज़रूरी था अपनी प्लेंट में, या कोई ऐसी ग्राउंड थी जिसको मेंशन करना ज़रूरी था, कोई ऐसा रिलीफ था जिसका क्लेम करना उस टाइम पे ज़रूरी था, लेकिन आपने जब सूट फाइल किया तो उस टाइम पे उस इशू को आपने रेज़ नहीं किया, उस रिलीफ को आपने अपने सूट में क्लेम नहीं किया, और उस सूट को कोर्ट ने अगर डिसाइड कर दिया तो फिर बाद में उस रिलीफ को क्लेम करने के लिए आप जो है वो सूट फाइल नहीं कर सकते। बाद में अगर आप उस रिलीफ को क्लेम करने के लिए सूट फाइल करते हैं तो वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा लग जाएगा। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उसने दूसरे पर्सन से 50,000 जो है वो लेना था। अब उसने सूट फाइल किया और उस 50,000 पे 20,000 जो है वो इंटरेस्ट भी था, लेकिन जब उसने सूट फाइल किया तो उसने अपनी प्लेंट में सिर्फ़ और सिर्फ 50,000 जो है वो क्लेम किया, और जो इंटरेस्ट था 20,000 उसको उसने छोड़ दिया। और वो सूट जब डिसाइड हो गया तो फिर बाद में अगर वो 20,000 के लिए दोबारा से सूट फाइल करता है तो यहाँ पे जो है वो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा लग जाएगा, क्योंकि जो सेक्शन 11 है उसमें मेंशन किया हुआ है कि अगर कोई ऐसा क्लेम है, कोई ऐसी ग्राउंड है, कोई ऐसा रिलीफ है जिसका क्लेम करना ज़रूरी था, लेकिन आपने अपनी प्लेंट में उसको क्लेम नहीं किया, और वो इशू डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो आपके मेन इशू के साथ जो है वो कनेक्टेड था, लेकिन आपने उसको मिस कर दिया, तो फिर बाद में आप उसके लिए सेपरेट सूट फाइल नहीं कर सकते। अब जो अगला सेक्शन है वो सेक्शन 12 सब क्लास 1 है, जो कि बार टू फर्दर सूट से डील करता है। अब यहाँ पे इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी मैं इस पे एक लेक्चर जो है वो डिटेल लेक्चर रिकॉर्ड कर चुकी हूँ। आप सीपीसी की प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। यहाँ पे बार टू फर्दर सूट को थोड़ा सा जो है वो बता देती हूँ मैं आप लोगों को कि इससे कुछ सीपीसी के सेक्शंस और कुछ रूल्स डील करते हैं, जैसे कि सेक्शन 47, सेक्शन 144 सीपीसी, और आर्डर 2 रूल 2, आर्डर 9 रूल 9, और आगे कुछ रूल्स दिए गए हैं। तो ये सारे रूल्स में अगर तो जो प्लेंटिफ का केस है वो इन रूल्स में जो सिचुएशंस बताई गई हैं उनमें अगर फॉल करता है तो फिर वहाँ पे जो प्लेंटिफ है वो उसी सेम कॉज ऑफ एक्शन से रिलेटेड जो है वो फ्रेश सूट फाइल नहीं कर सकता, बल्कि इन सेक्शंस में और इन रूल्स में जो रेमेडी दी गई है प्लेंटिफ वो रेमेडी अवेल करेगा। फॉर एग्जांपल जो सेक्शन 47 सीपीसी है, इसमें बताया गया कि अगर एक डिक्री पास करती है सिविल कोर्ट और उसकी एग्जीक्यूशन चल रही है, और एग्जीक्यूशन के दौरान अगर दोनों पार्टीज प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के दरमियान अगर कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है या कोई भी एग्जीक्यूशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अराइज होता है पार्टी के दरमियान, तो वहाँ पे जो पार्टीज़ हैं वो जाके फ्रेश सूट फाइल नहीं करेंगी उस क्वेश्चन से रिलेटेड, बल्कि उसी जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है उस कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करेंगी और वही कोर्ट उस क्वेश्चन को डिसाइड करेगी। तो इसको बार टू फर्दर सूट कहते हैं। अब आगे सेक्शन 12 का जो सब क्लास 2 है इसको 12(2) की एप्लीकेशन कहते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होती है सेक्शन 12(2) की, इसमें से ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है ग्राउंड से रिलेटेड। अब इस एप्लीकेशन की 3 ग्राउंड्स होती हैं, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन। अब सेक्शन 12(2) की एप्लीकेशन जो है वो डिफेंडेंट फाइल करता है
जब प्लेंटिफ सूट फाइल करता है सिविल कोर्ट में, और जो प्लेंटिफ है वो या तो फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन या वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन की बेस पे डिफेंडेंट के अगेंस्ट जब डिक्री ले लेता है सिविल कोर्ट से, तो फिर अगर जो डिफेंडेंट है वो अगर उस डिक्री को चैलेंज करना चाहता है तो फिर वो उसी सेम कोर्ट के अंदर 12(2) की एप्लीकेशन फाइल करता है और इन 3 ग्राउंड्स की बेस पे वो डिक्री को चैलेंज करता है। उसके बाद जो अगला सेक्शन है सेक्शन 15, इसमें कह रहे हैं कि अगर आपने कोई सिविल सूट फाइल करना है तो आप किस कोर्ट में वो सिविल सूट फाइल करेंगे। तो इसमें आप लोगों ने याद रखना है कि जो लोएस्ट ग्रेड की कोर्ट होगी उसमें हम लोग सूट फाइल करते हैं, और ये जो लोएस्ट ग्रेड की कोर्ट होती है ये सिविल कोर्ट होती है। और इसमें 2 चीज़ें देखी जाएंगी कि जिस कोर्ट में जो कि लोएस्ट ग्रेड की कोर्ट है वो कोर्ट कंपिटेंट भी होनी चाहिए, उसके पास टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन भी होनी चाहिए, पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन भी होनी चाहिए, वो कंपिटेंट कोर्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन होनी चाहिए उस सूट को ट्राई करने की।